इंटरेक्शन समारोह में सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हमारा जितने भी जो मीडिया के दोस्तों हैं, आप सभी को मैं इस पार्टी ऑफिस में स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री कलिंग मोयोंग जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तार तरक जी। और ये जो इवेंट हमारे जो तार तरक जी ने जो बताया कि इस बार का जो प्रेस इंटरेक्शन है, खास करके हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 12 इयर्स ऑफ जो उनका गवर्नमेंट जो चला है, जो ट्रस्ट डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, उसको लेके पूरे देश भर में जो जो काम हुआ है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने अपने राज्य सरकार में जो भी काम हुआ है उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए आज ये प्रेस का बैठक यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार अरुणाचल प्रदेश की सरकार की ओर से, अरुणाचल प्रदेश के पूरी जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई मैं कन्वे करता हूं। पिछले 12 सालों में जिस प्रकार से हमारा अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारे नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बल्कि पूरे देश जिस प्रकार से जो प्रगति अचीवमेंट किया है, ये आपने एक हिस्टोरिक है। आज़ादी के बाद से लेके अभी तक इस देश में हम लोग ने कई सारा प्रधानमंत्री को देखा है, मगर पिछले 12 सालों में जो हम सब लोग मिलकर जो विटनेस किया है, इट इज अनइमेजिनेबल। आप देख सकते हैं एक वक्त ऐसे हुआ करता था कि जो अपने देश का प्रधानमंत्री विदेश में जो टूर में जाता था, अपने ही देशवासियों को पता नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री को विदेश जाके टूर करके आया और कब वापस अपने देश लौट आया। मगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद तब से लेके अभी तक उन्होंने केवल देश को ही नहीं संभाला बल्कि जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस में देखिए इतना उन्होंने काम किया हुआ है। सो इसलिए मोदी साहब आज के ज़माने में कहीं भी जो विदेश कंट्रीज भी विजिट करते हैं उनको पूरा रेड कारपेट बिछा के स्वागत करते हैं। यही नहीं बल्कि अपने इंडियन डायस्पोरा और उस देश का जो नागरिक अपना इंडियन कल्चर को भी वो लोग वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। सो ये हम सभी के लिए कितने गर्व का बात है। अभी 2014 में जो पूरे देश ने माननीय पीएम साहब को और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे के पीएम बनने के बाद, तो उस वक्त में हम लोगों का शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि फाइनेंस से उस वक्त में हम लोगों का जो फाइनेंस का जो पोजीशन था, रैंकिंग हम लोगों का 11 नंबर में था वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी में 2014 में। सो तब से लेके पीएम साहब इतना रिफॉर्म्स के साथ में काम किया, आज हम लोग नंबर 4 में बिगेस्ट इकोनॉमी में हम लोग आके पहुंचा है। और खुशखबर ये है कि बहुत ही जल्दी नंबर 3 में भी आने का बहुत ही संभव है। विकसित भारत 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को एक दिशा दिखाया है, उस दिशा अनुसार हम सब का कोशिश है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश कि हम लोग उस वक्त के जर्नी में भी कम से कम वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी नंबर 2 हो पाने से नंबर 1 उस तक का भी टारगेट रखते हुए इस देश को हम सभी लोग गति दे रहा है। सो देश में खास करके जो मैं बात करता हूँ तो महिला एम्पावरमेंट के लिए कई सारा काम हुआ, बहुत सारा स्कीम्स महिला लोगों को फेसलिफ्ट करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। उसी प्रकार से युवा लोगों के लिए भी कई सारा कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से देश भर में अभी चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप रोड के बारे में बोलिए, चाहे रेलवे नेटवर्क के बारे में बोलिए, चाहे एयर नेटवर्क के बारे में बोलिए, चाहे डिजिटल नेटवर्क के बारे में बोलिए, या चाहे आप शिपिंग जो है वाटरवेज के बारे में भी बोलिए। सो ये पांचों क्षेत्र में इतना एग्रेसिवली पिछले 12 सालों में काम हुआ है। आज देखिए आप पूरा दिल्ली से लेके आप कहीं भी बड़े स्टेट्स में जाइए, कहीं भी बड़ा कैपिटल में जाइए, शहरों में जाइए, रोड्स का जो वहाँ पे जो 4 लेन रोड्स बना हुआ है, कई जगह में तो 8 लेन रोड्स भी बना हुआ है और बहुत सारा जगह में लगभग सभी जगह में डबल लेन रोड बन के तैयार हो चुका है। अभी का डाटा ये बोलते हैं कि पूरे विश्व भर में वंस अपॉन ए टाइम रोड नेटवर्क सबसे ज़्यादा हुआ करता था अमेरिका। अमेरिका आज डेवलप क्यों है?
अमेरिका आज इसलिए डेवलप है क्योंकि अमेरिका का पास में अच्छे रोड है, इसलिए अमेरिका बहुत ही डेवलप है। मगर आज के दिन में अगर हम रोड नेटवर्क के बारे में बात करें सो अमेरिका को भी पीछे छोड़ के अभी अपने देश जो है वो आगे बढ़ चुका है। सो ये 12 साल का जो अचीवमेंट है खास करके कनेक्टिविटी में, ये बहुत ही तगड़ा अचीवमेंट है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत ही बुरा हाल था। आज से 12 साल पहले का अगर हम लोग कल्पना करें, और आप सभी जो हमारा मीडिया के दोस्त जो यहाँ पे इस इंटरेक्शन प्रोग्राम में आए हुए हैं, आप सभी का पास तो अपने पास आर्काइव्स है आप लोगों का। आज से 12 साल का आप लोग आर्काइव्स निकाल के देखिए, अरुणाचल प्रदेश का क्या हालत था उस वक्त में, नॉर्थ ईस्ट का क्या हालत था, तब तो आप लोगों को भी याद आएगा कि 12 सालों में कितना ट्रिमेंडस चेंज नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में लेके आया हुआ है। आज नॉर्थ ईस्ट में इतने सारा एयरपोर्ट्स बन के तैयार हो गया है। गुवाहाटी में देखिए इतना सुंदर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। डिब्रूगढ़ में देखिए आसाम में इतना अच्छा एयरपोर्ट वहाँ पे आया है, उसका एक्सपांशन चल रहा है। आने वाला दिनों में उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे दर्जा मिलने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में सभी स्टेट्स में एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट को भी था नहीं, और हम लोग को भी उतना कल्पना भी नहीं किया था कि शायद एयरपोर्ट यहाँ पे आ जाएंगे। मगर रिकॉर्ड टाइम में पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने अपने जो दोनी पोलो एयरपोर्ट है 2019 में उन्होंने सैंक्शन किया, 2019 में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया। इसके बाद 2021 में 3 साल बाद उसमें उद्घाटन भी पीएम मोदी साहब ने किया। रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। सो अरुणाचल स्पेसिफिक रखते हुए खास करके एयर कनेक्टिविटी का बात करें तो आप सबको पता है कि 1962 में जितने भी जो डिफंक्ट जो एयर फील्ड था उन सबको भी रिपेयर करके नया प्रोजेक्ट के तौर पे आज देखिए पासीघाट में हमारा एयरपोर्ट हो गया है, तेजू में एयरपोर्ट हो गया है। तो ये तेजू एयरपोर्ट और ईटानगर उड़ान स्कीम का अंदर में ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसके अलावा जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है मेचुका जैसे जगह में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। टूटिंग जो एरिया है उसमें हम लोग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का जो है सर्विसेज हम लोग ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो आलो में जो था, आलो में हम लोग ने एयरपोर्ट को जो रनवे को नया बना दिया है। इसके बाद फिर टूटिंग एरिया नहीं वालोंग एरिया में भी जो एयरफील्ड है उसको भी हम लोग ने अपग्रेड करके बना दिया है। सो आने वाला दिनों में अभी भारत सरकार के जो स्कीम्स के अंतर्गत में मेचुका हो गया, इवन विजयनगर में मेंशन करना भूल गया, विजयनगर को भी लैंडिंग स्ट्रिप पूरा बन के तैयार हो गया है। सो आने वाला दिनों में उड़ान स्कीम के अंतर्गत में विजयनगर और मेचुका तक में भी इसका जो फैसिलिटी है उसको लेके जाने का इस प्रकार से प्रस्ताव भी रखा हुआ है। रेलवे के क्षेत्र में आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2015 में यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में जब आया तो उन्होंने साथ साथ रेल नेटवर्क को अरुणाचल प्रदेश के साथ में जोड़ के आया। उस वक्त में फर्स्ट ट्रेन जो है फ्लैग ऑफ भी किया था। तो तब से लेके अभी तक आप देखिए कि हमारा जितना भी जो फुट हिल एरिया है उसमें अभी तेज़ी गति से रेलवे का काम चल रहा है। अभी पासीघाट तक का जो रेलवे लाइन है बहुत जल्दी बन जाएगा। पासीघाट से फिर फर्दर आगे हम लोग अरुणाचल का टेरिटरी का बात करें तो परशुराम कुंड तक वो रेलवे लाइन जो लेके जाने का प्रस्ताव है, ऑलरेडी डीपीआर वगैरह बन चुका है। आने वाला दिनों में रेल नेटवर्क का और भी एक्सपांशन करते हुए सेंट्रल अरुणाचल में जो बामे आलो जो एरिया है उसको भी कनेक्शन किया जाएंगे। और यही नहीं बल्कि देश का बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक रेलवे लिंक वो तवांग तक का भी बनाया जाएगा। सर्वे का काम अभी लगभग पूरा खत्म हो चुका है। इसमें अभी थोड़ा फाइन ट्यून करना जरूरी है। फाइन ट्यून करने का बाद तवांग तक में भी रेलवे लाइन को और भी आगे बढ़ाने का ये प्रपोजल में है। इसके बाद साथ साथ एयरवेज को अभी हम लोगों का जो सरकार है बीजेपी लेड एनडीए सरकार, हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और भी या एयरपोर्ट का फैसिलिटी और भी नए जगहों में जोड़ने के लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे हम लोग 3 इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। भूटान हो गया, इसके बाद ईस्टर्न साइड में म्यांमार हो गया, सबसे लंबा बॉर्डर हम लोग तिब्बत चाइना के साथ में शेयर करते हैं। सो यहाँ का जो ज्योग्राफिक कंडीशन जो इतना वास्ट है, अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग हमारा पास जितने भी जो
ALGs है या हेलीपोर्ट्स है, उसके अलावा और भी हम लोगों को एयरपोर्ट का ज़रूरत है। उसका दिशा में भी ऑलरेडी काम हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। और आप सबको पता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरुणाचल ही ऐसे एक पूरे राज्य था पूरे देश भर में जिसके पास अपना मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। सो मेडिकल कॉलेज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ राज्य में आने के बाद 2017 में हम लोग ने फर्स्ट मेडिकल कॉलेज हम लोग ट्रिम्स से हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है। इनिशियली उसका इंटेक केवल सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का था, बाद में हम लोग ने उसको डबल इंटेक करके अभी 100 बच्चों लोग वहाँ से पास आउट करके निकल रहा है। ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट है। सो आने वाला दिनों में अभी नामसाई में हम लोगों का एक नया मेडिकल कॉलेज वो अभी लगभग फाइनल स्टेज में है। वो अभी PPP मोड में हम लोग ने टेंडर फ्लोट किया हुआ है, वो भी जो बहुत ही जल्दी वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फिर वेस्टर्न साइड में भी आने वाला दिनों में मेडिकल कॉलेज बनने का प्रस्ताव जो है वो चल रहा है। स्वास्थ्य को लेके अपने लोगों तक जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के केंद्र से ऑलरेडी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना का स्कीम जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, जो एक बेनिफिशियरी को 5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ अपना स्टेट गवर्नमेंट में पहले से ही एक प्रोग्राम चल रहा है मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना। इसका माध्यम से भी हम लोगों तक 5 लाख का बेनिफिट हम पहुंचा रहा है। साथ ही साथ अरुणाचल के जितने भी अपने जो जनता है उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी सपोर्ट करने के लिए हम लोग ने चीफ मिनिस्टर्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कीम को भी हम लोग ने लागू किया है। खास करके जो बीमार होता है, आप सबको पता है ज़िंदगी भर का जो कमाई वो पूरे मेडिकल में खर्चा हो जाता है, ज़िंदगी भर का कमाई। तो उसको हैंड होल्ड करने के लिए खास करके जो टर्शियरी जो डिजीज़ है, जो ऑर्गन्स है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, इवन हार्ट ट्रांसप्लांट भी, उसके लिए भी हम लोग 10 लाख से लेके 15 लाख इवन 20 लाख तक भी हम लोग उसमें प्रोवाइड करता है। और कुछ मेडिकल इमरजेंसी केसेस में तो चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड CMRF वहाँ से भी हम लोगों को 4 लाख तक के बेनिफिट अपने अरुणाचल की जनता को हम लोग प्रोवाइड कर रहा है। सो इस तरह के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड आने के बाद खास करके जितनी भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जितनी भी हमारा CSC हॉस्पिटल है, जितनी भी जो PAC हॉस्पिटल है, इन सारा हॉस्पिटल्स को हम लोग ने बहुत क्लोजली हम लोग ने रिविजिट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जहाँ पे था उसको हम लोग ने सैंक्शन कर दिया है। यही नहीं बल्कि जितनी भी जो मैन पावर गैप्स है उसको भी हम लोग ने मैन पावर पोस्ट क्रिएट करके कई जगह में तो रिक्रूटमेंट हो भी गया है और कुछ अंडर प्रोसेस में भी है। साथ ही साथ केवल मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर अकेला से मेडिकल फैसिलिटीज़ आगे नहीं बढ़ता है अनटिल एंड अनलेस हम लोगों के पास में इक्विपमेंट ना हो। सो इक्विपमेंट का भी हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी और कुछ हम लोग CSCs में भी सरकार की ओर से हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया है। सो इस प्रकार से काफ़ी सारा क्षेत्र में हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है। एजुकेशन सेक्टर में जैसे आप सबको पता है कि अपने स्टेट में ऑन पेपर बहुत पहले से एक स्टेट ओन यूनिवर्सिटी अरुणाचल यूनिवर्सिटी बोल के ऑन पेपर क्रिएट करके रखा था, प्रैक्टिकली उसको फंक्शनलाइज कर नहीं पाया। तो इंडिया BJP सरकार आने के बाद, राज्य में आने के बाद हम लोग ने 2021 में अरुणाचल यूनिवर्सिटी हम लोग ने पासीघाट में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, कोर्सेज अभी चल रहा है। और अपना स्टेट यूनिवर्सिटी को और भी सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार वहाँ पे अच्छा फंडिंग प्रोवाइडेड विद मैन पावर्स का भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अपने अरुणाचल प्रदेश का दूसरा बहुत ही अच्छा पहचान है अपने ही देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा बोल के आया कि अरुणाचल प्रदेश का जनता बहुत ही पेट्रोटिक है। जब भी बाहर से कोई मेहमान गांव में आते हैं तो जय हिंद का नारा से उनको स्वागत करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक गर्व का बात है, जिसके लिए मैं अरुणाचल के पूरी जनता, हमारे खास करके गंगपुरा गंगपुरी उन लोगों को भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप लोगों के लीडरशिप के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश देशभक्त की प्रेरणा में बहुत ही नंबर 1 हम लोगों को माना जाता है। सो इस देशभक्त को प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए BJP सरकार ने हम लोग ने सैनिक स्कूल भी हम लोग ने खुलवाया। पासीघाट में सबसे पहला सैनिक स्कूल हम लोग ने वहाँ पे शुरुआत किया है, अभी काफ़ी साल से वहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ तवांग में और एक सैनिक स्कूल हम लोग ने खोला है ऑन PPP मोड, वो भी अभी कुछ सालों से वहाँ पे सैनिक स्कूल का भी चल रहा है।
मैं हमेशा चाहता हूँ कि आने वाला दिनों में जो हमारा आर्म फोर्सेस है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, या चाहे वो आर्मी हो, या चाहे वो हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स क्यों ना हो, सभी में हमारे अरुणाचल के युवाओं लोग जाके ऑफिसर बनना है। इसीलिए हम लोग ने अभी पिछले कुछ सालों से आर्मी का साथ में मिलकर हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है। सो आर्मी का मदद के कारण से उन लोगों का अच्छा कोचिंग और गाइडेंस का चलते आज अरुणाचल प्रदेश के युवाओं लोग चाहे एनडीए में हो या सीडीएस में हो, एयरफोर्स में हो या नेवी में हो, अच्छा तादाद में ऑफिसर्स का रूप में वो लोग उन लोगों को क्वालिफाई होके मिल रहा है। और इस जो मिशन को हम लोग आने वाला दिनों में भी और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज के युग में देखिए अभी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर घर में महिला अच्छा होने से घर आगे बढ़ता है, जब घर आगे बढ़ने से अपना गांव आगे बढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ता है, अपने राज्य आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है। तो महिला एम्पावरमेंट के लिए 2016 से हम लोग ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट अक्रॉस स्टेट हम लोग ने स्टार्ट करवाया। और हमें आज खुशी हो रहा है, आप जितने भी मीडिया के दोस्त आप सब लोगों के साथ में बोलते हुए, कि अभी तक कुल मिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों के पास में 1,50,000 महिलाओं का समूह हम लोग ने जुड़ पाया है। मोर देन 1,50,000 वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, एक्टिव पार्टिसिपेशन का माध्यम से अपने अपने घर का इकोनॉमी, अपने घर का इनकम को आगे बढ़ा रहा है। सो इसमें अभी भारत सरकार का स्कीम्स का फैसिलिटी लेते हुए, राज्य सरकार का जो सब्सिडी स्कीम है उसको फैसिलिटी लेते हुए, और ख़ास करके आज के युग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैंकिंग सेक्टर के साथ में जोड़ के, बैंकिंग सेक्टर के साथ में जोड़ के कहीं सारा हमारा CLF, हमारा SSGs और हमारा PLF वो लोग मिलके अपने छोटे मोटे बिजनेस को वो लोग आगे बढ़ा रहा है। सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आई थिंक अरुणाचल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ, कुछ भी इवेंट करो, तो हमारे जो ये अमा लोगों का जो ग्रुप है, आने लोगों का जो ग्रुप है, बहुत एक्टिवली वो लोग कोलैबोरेट करके पार्टिसिपेट भी वो लोग कर रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है ये है हमारा युवाओं के लिए। बीजेपी सरकार यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद हम लोग ने पूरा एनर्जी और पूरा कोशिश 100% मन लगा के कोशिश किया कि हमारा युवाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करने के लिए। सो अंडर दी यूथ मिनिस्ट्री, यूथ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, बहुत सारा इनिशिएटिव्स हम लोग ने शुरुआत किया, जैसे कि अरुणाचल गॉट टैलेंट, अरुणाचल आइडल, मिस्टर अरुणाचल, मिस अरुणाचल, इस तरह से बहुत सारा एवेन्यूज़ हम लोग ने तैयार किया हुआ है। तो पिछले कई सालों से हमारे अरुणाचल के युवाओं लोग इस प्लेटफॉर्म में कंपटीशन में आके, इसके बाद यहाँ से विनर, फर्स्ट रनर साहब, सेकेंड रनर साहब बनने के बाद फिर इन लोगों को एक्सपोजर मिला है। इवन मुंबई जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, वहाँ जाके बहुत लोगों का रिकॉग्निशन हुआ है। नेशनल लेवल में जो टैलेंट, अलग अलग जो कैटेगरीज का जो टैलेंट हंट होता है, नेशनल लेवल में भी जाके वो लोग ने नाम कमाया है। आज तो कई सारा सिंगर्स ऐसे भी है कि इंटरनेशनली भी जाके वो लोग परफॉर्म करते हैं। आर्टिस्ट के क्षेत्र में देखिए हमारा यहाँ का युवाओं लोग इवन एक्टिंग में भी कितना बढ़िया है। अरुणाचल रंग महोत्सव हम लोग ने जब शुरुआत किया, थिएटर परफॉर्मेंस अरुणाचल के लिए काफ़ी नया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वर्कशॉप के माध्यम से अरुणाचल के युवाओं को थिएटर की दुनिया से भी हम लोग ने जोड़ा। तो इसके माध्यम से हमारा युवाओं लोग आज एक्टिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। बॉलीवुड में भी कई सारा हमारा एक्टर्स आज के दिन में भी फिल्मों में काम कर रहा है। सो हमारा हमेशा ये मानना है कि युवाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म देने से बहुत अच्छा नाम वो लोग अपने राज्य और देश के लिए वो लोग कमाएंगे। उसी प्रकार से युवा से जुड़ा हुआ है खेल कूद के स्पोर्ट्स में भी। स्पोर्ट्स में पहले अरुणाचल प्रदेश देश में तो सबसे रैंकिंग नंबर लोएस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे लोएस्ट में हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बीजेपी सरकार आने के बाद जो हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में जो दिया है, उसमें हम लोग का अचीवमेंट बहुत ही अच्छा अचीवमेंट रहा है। अभी लेटेस्ट जो हमारा जो पोजीशनिंग है, लास्ट नेशनल गेम्स जो हुआ था,
नेशनल गेम्स के रैंकिंग का मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में हम लोग नंबर 2 में है आफ्टर मणिपुर। सो नेक्स्ट ईयर अभी 2027 में इस बार हमारा मेघालय होस्ट करेंगे, उसमें हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स पर्सन लोग इससे भी आगे जाने का कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा मेडल्स हम लोगों को हासिल होगा। तो इसके लिए आज मैं मीडिया आप सभी दोस्तों के माध्यम से जितने भी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन है उन सभी को सरकार की ओर से, जनता की ओर से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ आप सभी का जो पेरेंट्स है, आप सभी का जो सपोर्ट ग्रुप है, जो कोचेस है, उन सभी को भी हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। और सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशंस को भी, जिन लोग ने आप लोगों को सपोर्ट किया है आगे बढ़ने का, आप लोगों को जो मदद किया है। आने वाला दिनों में भी स्पोर्ट्स में और भी गवर्नमेंट हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए कई सारा स्टेडियम्स बन रहा है, कई सारा मल्टीपर्पज हॉल्स वगैरह बन रहा है। ये सभी होता है अपना स्पोर्ट्स का जो क्वालिटी को और भी अपलिफ्टमेंट करने के लिए। सो उसी प्रकार से हमारा युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बहुत सारा इनिशिएटिव्स हम लोग ने शुरुआत किया है, खास करके दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के तहत कई सारा युवाओं को बहुत सारा बेनिफिट मिला है अपने अपने लेवल में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का तहत से फ्रंट एंडेड सब्सिडी को देते हुए, बैंकिंग नेटवर्क के साथ में जोड़ते हुए आज हमारा युवाओं लोग बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव पार्क हम लोग ने पिछले 6 साल में हम लोग ने शुरुआत किया। इस APIIP के माध्यम से जो युवा बिजनेस ऐसे स्टार्टअप में जाना चाहते हैं उनको हम लोग हैंड होल्ड करके हमारा जो इंस्टीट्यूशन जो कोलैबोरेशन है IIT IIM के साथ में उनका मेंटरशिप देते हुए, 9 मंथ्स का मेंटरशिप देते हुए और उन लोगों को सीड मनी देते हुए आज अरुणाचल प्रदेश के युवा लोग बिजनेस के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा प्रगति वो लोग कर रहे हैं। रिसेंटली जो स्टार्टअप का सेलिब्रेशन जो हुआ देश भर में, इट वाज द 10th ईयर ऑफ स्टार्टअप इंडिया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब उस प्रोग्राम में आए और अरुणाचल को अवार्ड भी मिला है द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टार्टअप। तो हम लोगों को अवार्ड भी मिला है। सो आने वाला दिनों में मैं तो हमेशा युवाओं को ये इनकरेज करता हूँ कि केवल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही नहीं बल्कि अपने यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, आप लोग एज एन स्टार्टअप, एज एन बिजनेस पर्सन आप लोगों को बढ़ना है। सो लाइकवाइज अपना किसान को भी आगे बढ़ाने के लिए कई सारा कार्यक्रम भारत सरकार के जो कार्यक्रम है PM किसान सम्मान निधि से लेके किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेके अपने स्टेट में अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पे आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, आत्मनिर्भर प्लांटेशन योजना, आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, मत्स्य पालन योजना और मुख्यमंत्री नील क्रांति योजना, अरुण श्री ऋण योजना। तो इस प्रकार से कई सारा स्कीम्स खास करके हमारा किसानों को मदद के लिए हम लोग ने इसको चला रहा है और हजारों के तादाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बेनिफिट अपने किसानों को मिला हुआ है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है अरुणाचल प्रदेश में वो बहुत ही लाजवाब पोटेंशियल है। अभी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पॉलिसीज़ भी हम लोग ने लॉन्च किया है। उस पॉलिसीज़ का माध्यम से हमारा किसानों को भी फ़ायदा होगा और हमारा जो स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर रिलेटेड में जो स्टार्टअप करेंगे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी जो मेन इशू जो है कनेक्टिविटी में आप लोगों को रेलवे और एयरवेज के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया। तो खास करके जो हमारा रोड का जो नेटवर्क है, रोड नेटवर्क अरुणाचल प्रदेश में एक ज़माना में केवल हम लोगों के पास में 1000 किलोमीटर ही हम लोगों के पास में नेशनल हाईवे हुआ करता था। तो अभी देखिए आज के दिन में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है उन सब का मिलाने से वी हैव अराउंड 4000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे इन अरुणाचल प्रदेश। और ओवरऑल अगर रोड लेंथ का अगर बात किया जाए तो हम लोग
we have increased by 251% of road network, which is more than 3.5 times in length. उसी प्रकार से हम लोगों का जो रूरल कनेक्टिविटी है, खास करके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पूरे प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद प्रकट करेंगे। फेज 1 वीवीपी प्रोग्राम का भी लॉन्चिंग हमारे जो चीफ मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया हुआ है। जितने जो प्रोजेक्ट था और अभी तक में वहाँ पे जो काम चल रहा है 1022 प्लस किलोमीटर्स का रोड जो है वीवीपी प्रोग्राम में अभी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इससे हम लोगों का 125 बॉर्डर हैबिटेशंस को कनेक्ट किया जाएगा और इसका कुल जो लागत है इन्वेस्टमेंट इट्स अराउंड 2205 करोड़ का लागत से ये बना रहा है। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली माननीय अमित शाह जी इस बार पिछले महीना आसाम में आके हमारे वीवीपी प्रोग्राम फेज़ 2 का लॉन्चिंग किया है। अरुणाचल प्रदेश में फेज़ 2 में हमारा जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है वहाँ में 67 विलेजेस को लिया है और जो इंडो भूटान जो बॉर्डर है उसमें 55 विलेजेस को इस फेज़ 2 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इन सारा कार्यक्रम जो बनाया है भारत सरकार के माध्यम से, पुराना स्कीम जो आप लोग ने सुना होगा BADP स्कीम, उसको ये वीवीपी प्रोग्राम इन ए वेरी बिग वे उसने रिप्लेस किया है। तो हमारे जितने भी जो बॉर्डर एरियाज में, चाहे वो ईस्टर्न साइड में हो या चाहे हमारा नॉर्दर्न साइड में हो, बॉर्डर एरिया में रहने वालों के लिए ये बहुत सुविधा हम लोगों को मिला हुआ है। और इसके अलावा अभी फ्रंटियर हाईवे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड प्रोजेक्ट है, फ्रंटियर हाईवे में अभी कुछ सेक्टर जो है उसको छोड़ के बाकी सेक्टर में अभी अच्छा काम हुआ है। टेंडरिंग प्रोसेस भी पूरा काम हो चुका है। बहुत ही जल्दी अभी भारत सरकार इसमें जो L1 जो बीडर है उनके साथ में MOU करते हुए ऑन ग्राउंड भी काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंटियर हाईवे देखिए, अभी सबसे पहले तो हम लोगों का ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो बहुत पहले ही सैंक्शन हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें उतना तेज़ी से काम नहीं हुआ। तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद ट्रांस अरुणाचल हाईवे करीबन जो 1800 किलोमीटर का रोड वो जो है हम लोग ने बना दिया है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे आने के बाद अरुणाचल का पूरा चेहरा बदल गया है। अभी आप देखिए जो नेक्स्ट जो रोड आएगा फ्रंटियर हाईवे, वो बन जाने के बाद तो हमारा जो दूर दराज जो अनकनेक्टेड एरियाज है, जो दूर दराज जो हमारा जो जोग्राफिकली जो टफ एरिया है, वहाँ का इकोनॉमिक सिनेरियो भी काफ़ी चेंजेस हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है केवल सिर्फ अपना अरुणाचल के जनता के लिए ही नहीं, बल्कि हमारा बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जैसे हमारा CAPF के जवान के लिए एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपना इंडियन आर्मी के लिए फ्रंटियर हाईवे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। अभी अब मैं आता हूँ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर जो हमारा जो फ्यूचर है, ये है हमारा हाइड्रो पावर सेक्टर। हाइड्रो पावर सेक्टर में आप सभी को पता है अरुणाचल इज नोन फॉर द पावर हाउस ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर कैपेसिटी अगर है देश में तो अरुणाचल प्रदेश के पास में है। रिकॉर्ड बोलता है कि हमारे पास 60,000 मेगावाट का कैपेसिटी है अरुणाचल प्रदेश में। अभी हम लोग भारत सरकार के साथ में मिलकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के गाइडेंस पर अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चल रहा है। जितने भी जो भारत सरकार के जो बड़े बड़े जो PSUs हैं जैसे NTPC, NHPC, NIPCO, SJVN, तो इस प्रकार का जो बड़ा जो PSUs है उन लोगों के साथ में बहुत सारा यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का MOU करते हुए और बहुत सारा लोग क्लियरेंस भी होके बहुत एडवांस स्टेजेस में अभी काम चल रहा है। जैसे मैं आप लोगों के साथ में अभी बात कर रहा हूँ तो अभी का स्टेटस ये है करीबन 19,000 मेगावाट 19,000 मेगावाट में अभी वेरियस स्टेजेस में अरुणाचल में काम चल रहा है। तो बाई 2047 जब हम लोग विकसित अरुणाचल का बात कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बाई 2047 कम से कम हम लोग 40,000 मेगावाट हम लोग टच करेंगे, क्योंकि ये हमारा शक्ति है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शक्ति जो है हमारा जितने भी जो माइटी रिवर्स है वही हमारा शक्ति है।
अभी उस शक्ति को हम लोग उस रिसोर्सेज को लेके हम लोग रेवेन्यू में हम लोग कन्वर्ट करने जा रहा है। जब इन सारा प्रोजेक्ट्स एक बार कंप्लीट होने के बाद अरुणाचल सरकार, अरुणाचल राज्य के लिए बहुत सारा रेवेन्यूज, हजारों करोड़ का रेवेन्यूज अरुणाचल को मिलने वाला है। और यही नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एक हाइड्रो पावर जो एक जगह में बनता है उससे पूरा जगह जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ का लोकल इकोनॉमी बहुत आगे निकल जाता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकल बिजनेस बहुत तादाद में आगे तक निकल जाता है। सो आने वाला दिनों में हाइड्रो पावर में इसमें भारत सरकार का साथ में मिलकर हम लोग बहुत बढ़िया से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई सारा जगह में मोस्ट ऑफ द पब्लिक हाइड्रो पावर को वेलकम कर रहा है। जहाँ जहाँ वेलकम कर रहा है सरकार पूरा सहयोग करके हाइड्रो पावर को आगे बढ़ा रहा है। कुछ लोकेशंस में यदि पब्लिक को हाइड्रो पावर नहीं चाहिए, सरकार की ओर से हम लोग हाइड्रो पावर को पुश नहीं करता है, क्योंकि ज़मीन का मालिक अपना यहाँ पे ट्राइबल्स जो भी है कम्युनिटी लोग ही मालिक होता है। नदी का मालिक, पहाड़ का मालिक, ज़मीन का मालिक अपना ट्राइबल लोग ही होता है। हाइड्रो पावर जो है जो पब्लिक वेलकम करेंगे तो भी सरकार आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार का एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर को लेके हाइड्रो पावर को भी इसी ढंग से हम लोग लेके जा रहा है। और एक सेक्टर है जो अरुणाचल में आने वाला दिनों में अच्छा रेवेन्यू जो देंगे, ये है हमारा माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में भी अरुणाचल के पास में बहुत सारा पोटेंशियल्स है। इस बार जब दिल्ली में नीति आयोग का जो मीटिंग हुआ, हम लोग उसमें भी चर्चा किया। नीति आयोग का 2 दिन मीटिंग हुआ। सेकेंड मीटिंग में तो हमारा जो ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब है, स्पेसिफिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर का साथ में वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, वहाँ बहुत डिटेलली बातचीत हुआ है। सो अरुणाचल में माइंस एंड मिनरल्स को लेके भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के साथ में मिलकर 5 जो माइनिंग सेक्टर को ऑलरेडी हम लोग ने ऑक्शन कर चुका है, जिसमें हमारा जो मिनरल्स जो है ये ग्रेफाइट और वेनिडियम। ग्रेफाइट और वेनिडियम जो है काफ़ी अच्छा ये मिनरल है, ये बहुत सारा चीज़ों में काम आता है। और साथ साथ कोल में भी हम लोग ने ऑलरेडी 2 कोल ब्लॉक का ऑलरेडी ऑक्शन कर चुका है। एक कोल ब्लॉक में तो ऑलरेडी काम भी वहाँ पे शुरुआत भी हो चुका है। दूसरा जो कोल ब्लॉक है उसमें भी बहुत ही जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और साथ साथ पेट्रोलियम में भी ऑलरेडी काम, एक्सप्लोरेशंस का काम और एक्सट्रैक्शंस का काम वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है। हम लोग एक्सट्रैक्शन भी कर रहा है, उससे हमारा राज्य सरकार को रेवेन्यू भी आता है। एक्सप्लोरेशंस का काम और भी कई जगह अरुणाचल में हम लोग काम को स्टार्ट कर चुका है। तो रियल आर्ट मटेरियल के बारे में भी हम लोग ने चर्चा भारत सरकार के साथ में किया हुआ है। माइंस एंड मिनरल्स को और भी एक्सप्लोरेशन के लिए और भी अभी आने वाला दिनों में इसको भी हम लोग एक्सप्लोरेशन का बाद में इसको लीगल टेंडर हम लोग भारत सरकार के साथ में कॉल करेंगे। सो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में जो रिसोर्सेस है बहुत अच्छा रिसोर्सेस है। केवल उस रिसोर्सेस को हमको रेवेन्यू में हम लोग को कन्वर्ट करके और उस रेवेन्यू से जो हमारा राज्य सरकार को जो भी अपना रिसोर्सेज मतलब स्टेट का जो इनकम होगा और उस इनकम से लेके अपने अरुणाचल प्रदेश का हर एक जगह में वहाँ पे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, चाहे वहाँ पे सोशल काम हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो इन सारा सेक्टर में उस तरह का से इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य होने का कारण से सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया भी है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में अभी भी कई सारा गांव अभी भी कनेक्टेड नहीं है। आज भी हम लोग ने कैबिनेट में वहाँ रिव्यू लिया, तो जहाँ जहाँ जिन गाँव में रोड्स नहीं है, जो PMGSY रोड में क्वालिफाई नहीं होता है, उसको ऑलरेडी हम लोग ने बजट में अनाउंसमेंट किया है कि चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रहेंसिव स्टेट रूरल रोड नेटवर्क प्रोग्राम के अंतर्गत में, उस प्रोग्राम का अंतर्गत में इस बार फर्स्ट फेज का रोड भी हम लोग लिया जा रहा है। जितने भी जो हमारा जो टाउनशिप एरिया है, जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का चाहे सर्कल ऑफिस है, SDO या ADC ऑफिस है, वहाँ का रोड का कंडीशन को ठीक करने के लिए ऑलरेडी जो पुराना जो रोड है कॉम्प्रहेंसिव स्टेट रोड नेटवर्क प्रोग्राम, उसका मुताबिक से रोड का काम जो है ऑलरेडी चल रहा है। तो इस प्रकार से कई सारा योजना है और पिछले 10 साल में पब्लिक का आशीर्वाद से हमें सेवा करने का मौका मिला है। और इस 10 साल में मैंने हमेशा कोशिश किया है कि अरुणाचल प्रदेश में
कोना कोना घूम के देखने के लिए और वहाँ का प्रॉब्लम क्या है उसको समझने के लिए आज मैं घर से देख सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में अरुणाचल में शायद ही ऐसे कोई जगह होगा जहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ। बहुत सारा जगह में तो मैं बहुत बार पहुँच भी चुका हूँ। इसलिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो पल्स किस प्रकार से है, यहाँ का चैलेंजेस, हर एक रीजन का चैलेंज क्या है, हर एक रीजन का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सरकार को पता है। उसी प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करके लेके जा रहा है। और साथ साथ सबसे अच्छा प्रोग्राम जो हमको लगा अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी हम लोग का सरकार ने जो शुरुआत किया, ये है कि हम लोग का सेवा आपकी दुआ। अरुणाचल प्रदेश जैसे दूर दराज गाँव में बैठते हैं, हमारे गाँव वाला काफ़ी इनोसेंट होते हैं। राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में वो लोग जानते नहीं थे। तो सरकार आपके द्वार कैंप से पूरे अरुणाचल में इतने सारा कैंप लगाया। इसके बाद अभी सेवा आपके द्वार कैंप चल रहा है। कुल मिला के 15-16 लाख बेनिफिशरीज लोगों तक पहुंचा पाया है। अभी लोगों को जानकारी मिल रहा है कि वेटरनरी में कौन सा स्कीम है, हॉर्टिकल्चर में कौन सा स्कीम है, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिलता है। यही नहीं बल्कि पूरी डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जो है उस कैंप में जाके बैठ जाता है। इमीडिएट जो सर्टिफिकेशन जो इशू करना है वो ऑन दी स्पॉट लोगों को फैसिलिटी इस प्रकार से दिया जा रहा है। अभी पिछले कुछ महीनों पहले या पिछले साल से हम लोग ने फिर नया एक इनिशिएटिव शुरुआत किया है, कैबिनेट आपके द्वार। कैबिनेट आपके द्वार में क्या होता है कि मुख्यमंत्री के साथ में पूरा कैबिनेट तो जाना ही जाना है, साथ साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ में जितने भी जो डिपार्टमेंट के कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, उन लोगों को भी उस लोकेशन में जाना है। कभी कभार क्या होता है कि अरुणाचल में ज्योग्राफिक एरिया बड़ा होने के कारण से हम पॉलिटिशियंस लोग तो हमेशा ट्रेवल तो करते ही है, मगर ऑफिसर लोग कुछ कारणवश वो लोग जगह में वो लोग पहुंच नहीं पाता है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आपको अगर चैलेंज को जानना है तो फिजिकली आपको एक बार वहाँ जाके देखना ये बहुत ही आवश्यक है। तो जाके आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो कैबिनेट आपके द्वार कैंप जो है, कैबिनेट का पूरे राज्य भर का डिसीजन तो हम लोग लेता ही है। इसके अलावा उस डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक का जो चैलेंजेस है उसको भी हम लोग कैबिनेट में डिस्कशन करके उसको भी एड्रेस करके हम लोग आते हैं। सो उस बहाना हमारा ऑफिसर्स लोग भी वो जगह को देखने के लिए मिलता है, डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स। तो इस प्रकार से वो लोग भी अपना पॉलिसीज़ जो सरकार को सजेस्ट करता है वो भी अच्छा एक स्ट्रीमलाइनिंग भी हो जाता है। आई थिंक बोलने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है बोलने के लिए। तो सिंस इट इज़ नॉट ए वन वे इंटरेक्शन, बेसिकली ये 12 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार जो लास्ट 12 सालों में पूरे देश के लिए पीएम मोदी विदाउट टेकिंग ए सिंगल डे ब्रेक, आज भी मोदी साहब बहुत मेहनत करते हुए देश को आगे लेके जा रहा है। सो उसी सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे सीनियर जो भी मीडिया पर्सन्स हैं, आप लोगों का जो भी 1-2 सवाल या इंटरेक्शंस का हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।